नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, टॉपिक चल रहा था परिवहन। परिवहन हमने इसको 3 पार्टों में बांटा था। पहला स्थल, दूसरा जल और तीसरा वायु परिवहन। परिवहन स्थल के अंदर हमने सड़क पढ़ लिया, पढ़ लिया, रेल पढ़ लिया और पाइपलाइन परिवहन पढ़ लिया। जल के अंदर हमने भारत का आंतरिक जल मार्ग पढ़ लिया और बाह्य पढ़ लिया। और आज टॉपिक है हमारा लास्ट परिवहन के अंदर वायु परिवहन। टेंशन नहीं लेनी है, आसान सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। 2 बार बताऊंगा, तीसरी बार अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से रिपीट कर लेना, तो इसका चार्ज नहीं लगता आपका। तो स्टार्ट कर देते हैं आज वायु परिवहन। परिवहन के अंदर ये वायु परिवहन। वायु परिवहन, अगर हम बात करें वायु परिवहन की, तो ये सबसे तेज गति से चलने वाला साधन है, सबसे तीव्रतम, आधुनिक और सबसे महंगा साधन है। और अगर सबसे सस्ते साधन की बात करें तो वह है जल संसाधन, ध्यान में रखना। और सबसे महंगा साधन कौन सा है? वायु परिवहन। चलो हमें इतना ही चाहिए, इतना ही बनाएंगे, बना देते हैं। अगर बात करें भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत, देखो, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में होती है। 1911 में कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर पड़ता है यूपी, इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी के बीच। नैनी शहर है, जैसे चलाओ मत नैनो से बाण, याद हो जाएगा। नैनी चलाओ मत नैनो से बाण यहां पड़ता है। इसकी शुरुआत होती है यूपी के अंदर 1911 के अंदर होती है और इलाहाबाद नैनी के बीच होती है। यहां से ही विश्व की सर्वप्रथम डाक विमान सेवा का भी प्रचलन होता है। फिर एक कंपनी की स्थापना होती है 1933 के अंदर। 1933 के अंदर एक कंपनी की स्थापना होती है भारत के अंदर। कंपनी का नाम है इंडियन नेशनल नाम एयरवेज कंपनी। भारत के अंदर इसकी स्थापना होती है 1933 में। इंडिया नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना होती है। अगर हम बात करें वायु परिवहन का वास्तविक विकास की बात करें तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद में होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका वास्तविक विकास होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच होता है। और इसके बाद वायु परिवहन का वास्तविक विकास होता है। एक बार फिर से देखो, वायु परिवहन सबसे महंगा तेज साधन है। भारत के अंदर इसकी शुरुआत 1911 में होती है, इलाहाबाद से नैनी के बीच। और विश्व की सर्वप्रथम डाक विमान प्रचलन होता है। 1933 में एक कंपनी की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी।
और वायु परिवहन का वास्तविक विकास की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका वास्तविक विकास होता है। साथ साथ लिखते जाया करो, शॉर्ट में लिखिए करो जैसे मैं लिखता हूं। अब देखो, जब देश आजाद होता है 1947 में, उसके बाद क्या स्थिति रहती है भारत के अंदर वायु परिवहन की। 1 अगस्त 1953 को भारत में वायुयानों का, जितनी भी वायुयानिक कंपनी है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। भारत में जितनी भी वैमानिक कंपनियां हैं जो कार्यरत है उसका 1 अगस्त 1953 में राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अगर बात करें भारत में वायु परिवहन की जिम्मेदारी, भारत में वायु परिवहन की जिम्मेदारी एवं ये सुविधा उपलब्ध कराने का किसका दायित्व है? ये सुविधा उपलब्ध कराने का किसका दायित्व, मतलब ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी गई है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1995 को। 1 अप्रैल 1995 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। फिर से देखो, 1 अगस्त 1953 को राष्ट्रीयकरण किया जाता है। भारत में वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी, मतलब इसका दायित्व किसको सौंपा गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना होती है। साथ साथ लिखते जाएगा, ठीक है। आगे देखो, भारत में अगर बात करें, भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या, भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 23 से 34 तक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की। और घरेलू हवाई अड्डों की बात करें तो 97 घरेलू हवाई अड्डों की संख्या है। और इनका प्रबंधन का काम कौन करता है? किसकी देखरेख में काम करते हैं? भारतीय विमान प्राधिकरण की देखरेख में ये काम करते हैं, इसका प्रबंधन कर रहा है। फिर देखो, भारत देश 57 देशों के साथ, भारत देश 57 देशों के साथ वैमानिक समझौते किए हैं, वैमानिक समझौते किए हैं। देखो, कहने का मतलब कि भारत के विमान है ना वो 57 देशों के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद में 57 देशों के साथ वैमानिक समझौते किए हैं, मतलब भारत के जो भी विमान है वो 57 देशों में जा सकते हैं। भारत के अंदर 2 कंपनियां वैमानिक सेवा उपलब्ध करा रही हैं। जब 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, फिर इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो इंडियन एयरलाइंस और दूसरा है इंडियन एयर या एयर इंडियन। देखो, इंडियन एयरलाइन, इसका काम होता है अंतर्राज्यीय सुविधा उपलब्ध कराती है, अंतर्राज्यीय। और ये कराती है विदेशों में सुविधा उपलब्ध कराती है वायु परिवहन की। देखो, इंडियन एयर ये कराती है अंतर्राज्यीय, इंडियन एयरलाइंस ये अंतर्राज्यीय सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र जो भी भारत के अंदर सुविधा उपलब्ध कराती है। और इंडियन एयर या इंडियन ये कराती है विदेशों में सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे कनाडा, जो भी जितने भी देश हैं जिसके साथ में भारत ने कितने देशों के साथ वैमानिक समझौते किए? 57 देशों के साथ किए हैं। तो वहां पर एक कराती है, सुविधा उपलब्ध कराती है। आगे देखो, इसके बाद एक तीसरी कंपनी की स्थापना होती है, वायुदूत या पवन हंस।
पवन हंस लिमिटेड की स्थापना होती है। लिमिटेड की स्थापना होती है। ये भी अंतर्राज्यीय सुविधा उपलब्ध कराता है, अंतर्राज्यीय वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1981 में इसकी स्थापना होती है। 1981 में इसकी स्थापना होती है। तीसरी कंपनी है वायुदूत या पवन हंस लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1981 में इसकी स्थापना होती है और इसका कार्य क्या है, अंतर्राज्यीय सुविधा उपलब्ध कराती है, भी भारत के अंदर कराती है। बाद में इसका क्या किया जाता है, विलय कर दिया जाता है। बाद में इसका विलय कर दिया जाता है भारतीय विमानपत्तन में। भारतीय विमानपत्तन में इसका विलय कर दिया जाता है। किसका कर दिया जाता है, वायुदूत या पवन हंस लिमिटेड की। स्थापना की बात करें तो 1981 के अंदर अंतर्राज्यीय सुविधा उपलब्ध कराती है और फिर इसका विलय कर दिया जाता है भारतीय विमानपत्तन में। इसका भारतीय विमान निगम में इसका विलय कर दिया जाता है। एक बार फिर से देखो, भारत देश ने 57 देशों के साथ समझौते किए विमानिक और 53 के अंदर राष्ट्रीयकरण के बाद 2 कंपनियां उभर के आई सामने, इंडियन एयरलाइंस या इंडिया एयर। एक तो विदेशों में सुविधा उपलब्ध कराती है, एक देश के अंदर सुविधा उपलब्ध कराती है। तीसरी है वायुदूत। इसकी स्थापना वायुदूत या पवन हंस लिमिटेड। स्थापना की बात करें तो 1981 के अंदर इसकी स्थापना होती है और यह भी अंतर्राज्यीय सुविधा उपलब्ध कराती है। बाद में इसका कुछ समय के बाद इसका विलय कर दिया जाता है, भारतीय विमान निगम में इसका विलय कर दिया जाता है। आगे देखो दोस्तों, 1 मार्च 1994 को जो हम 2 कंपनियों की बात कर रहे हैं ना, एक तो विदेशों में सेवा उपलब्ध कराती है, एक राज्यों के अंदर, उसका एकाधिकार खत्म हो जाता है। एकाधिकार खत्म हो जाता है और फिर एक सार्वजनिक कंपनी की स्थापना की जाती है। फिर एक सार्वजनिक कंपनी की स्थापना की जाती है और उन दोनों का 1 मार्च 1994 में एकाधिकार खत्म हो जाता है। सार्वजनिक कंपनी का नाम है द नेशनल ऑफ इंडियाज लिमिटेड। इसके नाम से एक कंपनी स्थापना की जाती है। लेकिन ये कंपनी भारत के अंदर एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसका ब्रांड क्या है, एयर इंडिया के नाम से ये कंपनी भारत के अंदर जानी जाती है। अब देखो, भारतीय वायुयान का शुभंकर की बात की जाए, भारतीय वायुयान का शुभंकर होता है, इसकी बात की जाए तो इसका शुभंकर है भारतीय वायुयान का। अगर शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर है महाराजा। शुभंकर क्या है, महाराजा। अगर इसके प्रतीक की बात करें, भारतीय वायुयान का प्रतीक, तो उसकी प्रतीक की बात करें तो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का पूर्णांक चित्र है, पूर्णांक चक्र है। फिर देखो, भारतीय वायुयान का शुभंकर है। भारतीय वायुयान का शुभंकर की बात की जाए तो महाराजा है। अगर प्रतीक की बात की जाए भारतीय वायुयान का प्रतीक, तो प्रतीक है उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का पूर्णांक चक्र स्थापित है। अब देखो आगे, एक योजना चलाई गई कि भारत में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की जाए। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की जाए, मतलब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित किए जाए। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे मतलब ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है,
जहां पर कार्बन कम उत्सर्जन करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है। जिन एयरपोर्ट पर कार्बन कम उत्सर्जन करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसका मीन्स ये होता है, तात्पर्य ये होता है। ठीक है। अगर भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की बात करें तो है राजीव गांधी एयरपोर्ट। सर कहाँ है राजीव गांधी? ये हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद। भारत का पहला यानी एशिया का भी पहला यही है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भारत का या एशिया का पहला राजीव गांधी एयरपोर्ट है, हैदराबाद के अंदर है, और एशिया का भी प्रथम यही है। अब देखो राजस्थान में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के मतलब निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जोधपुर हवाई अड्डा है, जोधपुर, इसको मंजूरी मिल चुकी है, इसका कार्य जारी है अभी। अगर पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वोत्तर की बात करें, देखो ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है, इधर है एक तो सिक्किम है, पहला सिक्किम के अंदर है, पहला सिक्किम के अंदर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। वेरुयांग हवाई अड्डा। दूसरा किया जा रहा है नागालैंड के अंदर चेतु नागालैंड, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के अंदर, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, एक शॉर्ट के अंदर मिलती है। फिर से देखो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे मतलब क्या होता है? जहां पर कार्बन कम उत्सर्जन की विधियों का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजीव गांधी एयरपोर्ट है, हैदराबाद के अंदर है, और एशिया का भी प्रथम है, जोधपुर राजस्थान का है। इसका भी कार्य जारी है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने की मंजूरी मिल चुकी है इसे। अगर पूर्वोत्तर की बात करें इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र के अंदर 3 बनाने की कोशिश है, मतलब 3 का कार्य अभी जारी है। पहला सिक्किम के अंदर है वेरुयांग, दूसरा चेतु नागालैंड के अंदर है, तीसरा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब देखो भारत के हवाई पतन है, भारत के हवाई अड्डे हैं, इनको 4 भागों में बांटा है। पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, दूसरा बड़े हवाई अड्डे, तीसरा मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे, और चौथा छोटे हवाई अड्डे। अब देखो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, इसके अंदर आते हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। मतलब ये विदेशों के अंदर वायुयान की सेवा उपलब्ध कराते हैं। बड़े हवाई अड्डे अंतरराष्ट्रीय से थोड़े से छोटे होते हैं, मतलब ये थोड़े छोटे होते हैं हवाई अड्डे। ये क्या करते हैं? देश के अंदर भी सेवा उपलब्ध कराते हैं और देश के बाहर भी कराते हैं। जैसे अगरतला, लखनऊ, जयपुर, नागपुर इत्यादि। अब देखो मध्य श्रेणी, मध्य मतलब बीच में, न छोटा न बड़ा, तो इसके अंदर आते हैं इलाहाबाद, औरंगाबाद, भुज, गया इत्यादि इसके अंदर आते हैं। अब छोटे हवाई अड्डे, इसका कार्य क्या रहता है? ये देश के अंदर ही बस सेवा उपलब्ध कराते हैं, देश के बाहर जाते ही नहीं।
मतलब देश के अंदर ही विमान की सेवा मतलब उपलब्ध कराते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा जोधपुर, जबलपुर, जैसे ही है जबलपुर, झांसी इत्यादि आते हैं। एक बार दोबारा बताओ जिले, दोबारा देख लो। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, जहां पर कार्बन की मात्रा को कम करने की विधि या तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद के अंदर है और एशिया का भी प्रथम है। और राजस्थान के अंदर इसका कार्य जारी है, जोधपुर को बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस क्षेत्र की बात की जाए पूर्व की, तो इसके अंदर 3 को बनाने की अभी इसका कार्य जारी है। सिक्किम का है वेरुयांग, चेतु नागालैंड का है और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का। भारतीय हवाई अड्डों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा बड़े, तीसरा मध्यम और चौथा छोटे हवाई अड्डे। देखो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वो होते हैं जो विदेशों में सेवा उपलब्ध कराते हैं, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। बड़े ये होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सेवा उपलब्ध कम कराते हैं और घरेलू काम भी करते हैं। अगरतला, लखनऊ, जयपुर और नागपुर। मध्यम श्रेणी के मतलब बीच के ये होते हैं, ये मतलब बाहर की सेवा ये पड़ोसी देशों के साथ करवा देते हैं सेवा उपलब्ध, लेकिन ज्यादा दूरी तय नहीं करते हैं। इलाहाबाद है, अगरतला है, भुज है, गया, ये बिहार के अंदर पड़ता है, गया बिहार। और छोटे हवाई अड्डे हैं, जोधपुर है, जैसे जोधपुर, जबलपुर, झांसी। अब देखो, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा। सर कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, भारत का सबसे बड़ा है हवाई अड्डा। अगर बात करें भारतीय वायु परिवहन, मतलब इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। वायु परिवहन संविधान की संघ सूची का विषय है। वायु परिवहन संविधान की संघ सूची का विषय है। संविधान की संघ सूची का विषय। मुझे बताओ और जो देखिए, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो दिल्ली के अंदर है। भारतीय संघ बीजी भी यही है, बीजी हवाई अड्डा भी यही है। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें, भारतीय वायु परिवहन की हेड मतलब प्रधान मुख्यालय, तो ये भी दिल्ली के अंदर है। वायु परिवहन संविधान की संघ सूची का विषय, वायु परिवहन संविधान की संघ सूची का विषय। ये लो जी हमारा टॉपिक कंप्लीट परिवहन का। अगर परिवहन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। परिवहन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आपको बताइए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। धन्यवाद दोस्तों।